बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है वो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप सीरीज के अंडर ज्योग्राफी के अंदर दूसरा लेक्चर है। इसमें हमने मैप ऑफ एशिया को देखना है। पहले लेक्चर में हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखी, मैप को किस तरह पढ़ना है वो देखा, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, ओशियन कितने हैं उनको देखा, मतलब बेसिक्स देख ली थी। अब हम एक एक करके हर कॉन्टिनेंट को डिस्कस करते जाते हैं। तो उसमें पहले नंबर पे ये देखें, कल हमने ये देखा था ना 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो उनमें से ये वाला हिस्सा एशिया है ना, तो आज सिर्फ इस एशिया के हिस्से को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अगर हम इस एशिया के हिस्से को आगे ले जाएं अगली स्लाइड में, ये वाला जो पार्ट है रेड कलर का, ये एशियन कंट्रीज हैं। तो ये किस तरह का दिखाई देगा भला, देखते हैं। ये इस तरह का दिखाई देगा जी। ये अकेला एशिया है, इसे हमने वर्ल्ड मैप से अलहदा कर लिया। तो इसमें जरा थोड़ी सी नजर दुलाते हैं, एक दफा कंट्रीज देख लेते हैं वो कौन कौन सी बता रहा है। ये सबसे ऊपर देखिए रशिया, इधर ये वाला हिस्सा मंगोलिया, ये वाले हिस्से को वो कहता है चाइना है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कहता है, इसको वो कहता है जापान है। ये जो जजीरे से लग रहे हैं इन्हें वो फिलिपाइन कहता है। ये इंडोनेशिया कहता है, इंडोनेशिया के साथ सिंगापुर, मलेशिया। और अब इस तरफ आ जाए तो ये बांग्लादेश, ये वाला हिस्सा बांग्लादेश। ये आ गया इंडिया, ये आ गया पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ही आ गया ईरान। ईरान के ऊपर ये वाली कंट्रीज देखें, वो तान तान वाली कंट्री, काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो 5 कंट्रीज हैं वो। और बिल्कुल एंड पे इस तरफ देखें तो ये तुर्की है, मतलब यूरोप, इस तरफ यूरोप होगा ना बाएं हाथ पे। और ये वाला हिस्सा मिडल ईस्ट कहलाता है, ये वाला वो जो सऊदी सारी कंट्रीज हैं, ये देखें यमन, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इराक, इस तरह। ये मतलब डिफरेंट कंट्रीज का एक दफा व्यू दिया है कि कौन कौन सी कंट्रीज इस तरफ एशिया में हो सकती हैं। ठीक है, ये हमने एक हल्का सा व्यू ले लिया एशिया के मैप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सी इसकी बेसिक्स देख लेते हैं। एशिया में टोटल हैं कितनी कंट्रीज? एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं, 48 मुल्क हैं। कई लोग इसको 50 भी कहते हैं, 2 मुल्कों का मसला है। तो उसको कई लोग अगर मान लें तो 50 हो जाते हैं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से है वो 48 कंट्रीज हैं एशिया के अंदर। ठीक है, और जो सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज उसका नाम है रशिया। आपने पीछे तस्वीर में भी देखा था, ऊपर जो सबसे ऊपर कंट्री है वो रशिया है, और कितना बड़ा उसका एरिया था। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री अगर देख लें तो वो चाइना है। आबादी के हिसाब से चाइना सबसे बड़ी है। इधर सबसे बड़ा ऊंचा पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पॉइंट एशिया में माउंट एवरेस्ट है। ऊंचा वही होगा ना जो पहाड़ होगा। तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट दुनिया का बल्कि सबसे ऊंचा पॉइंट है। सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है? सबसे नीचा पॉइंट वो होगा जो किसी समुंदर के अंदर होगा या जमीन के अंदर होगा ना। तो एक इलाका है उसको कहते हैं डेड सी, उसके अंदर एक पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, और उसको चैलेंजर डीप भी कहते हैं। वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट वही होगा ना, हाईएस्ट वो होगा जो किसी पहाड़ के ऊपर होगा, लोएस्ट वो होगा जो किसी समुंदर दरिया के अंदर करके होगा, जमीन के अंदर की तरफ जाएंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट की बात वो कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है जो सबसे ऊंचा पॉइंट है। और जो सबसे नीचा पॉइंट है वो एक दरिया है डेड सी, डेड सी, उसके अंदर एक पॉइंट है मरियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप भी कहते हैं उसको, उधर है। ये बेसिक कुछ पॉइंट थे कि 48 कंट्रीज हो गई। सबसे बड़ी कंट्री रशिया हो गई, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री चाइना हो गई, सबसे ऊंचा पॉइंट एशिया में माउंट एवरेस्ट हो गया, सबसे नीचा पॉइंट डीप पॉइंट मरियाना ट्रेंच हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर बॉर्डर्स की बात कर लें, बॉर्डर्स की, एशिया को बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं? एशिया को 3 तरफ समुंदर लगता है और एक तरफ कॉन्टिनेंट लगता है। 3 तरफ समुंदर लगता है। अगर एशिया के ऊपर देखें
मतलब कि रशिया के ऊपर तो आर्कटिक ओशियन आता है। अगर दाएं हाथ पे देखें तो पैसिफिक ओशियन आता है। अगर नीचे देखें तो इंडियन ओशियन आता है। मतलब तीन तरफ पानी लगता है एशिया को, और इधर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट लगता है, खुश्की का खिता लगता है जिसको यूरोप कहते हैं। ये हम तस्वीर में भी देख लेते हैं, जो है ना बकायदा नक्शे के अंदर, कैसा है अभी क्या नहीं। ये देखिएगा, ये आपको मैंने बताया था कि एशिया का मैप है। तो इसके अगर हम देखें ईस्ट की तरफ, दाएं की तरफ, तो ये देखें ये समुंदर है ना पैसिफिक ओशियन, ये रहा। यहाँ पे पैसिफिक ओशियन लगता है इसको दाएं तरफ। नीचे की तरफ देखें तो ये इंडियन ओशियन लग रहा है इसको, यहाँ पे भी दरिया है। अगर इसके इस हाथ पे देखें वेस्ट की तरफ, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ दरिया नहीं है, यहाँ पे जो है कोई कॉन्टिनेंट है, ये वाला सारा एरिया, ये यूरोप है। इस तरफ यूरोप, और ऊपर की तरफ देखें रशिया से ऊपर भी समुंदर ही है, आर्कटिक ओशियन जिसको कहते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स मैंने आपको बताए एशिया ये के दरमियान में अगर हम ये लगा लें एशिया है, तो दाएं हाथ पे जो इस दाएं हाथ पे भी समुंदर है पैसिफिक ओशियन, नीचे भी समुंदर है इंडियन ओशियन, ऊपर भी समुंदर है आर्कटिक ओशियन। सिर्फ इसके जो है ना बाएं हाथ पे एक खुश्की का खिता है जिसको यूरोप कहते हैं, जो हमने कल पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एशिया को जरा पढ़ लेते हैं। बॉर्डर हमने देख लिए, अब एशियन कंट्रीज देख लेते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट में कंट्रीज कौन कौन सी हैं। यहाँ से एक दफा पहले दोबारा आप देख लें कंट्रीज। सबसे ऊपर देखिएगा एशिया में रशिया है ये, और रशिया देखें कितना बड़ा है एरिया के अंदर, ये जितना ऊपर लाल लाल है ना ये सारा रशिया है। तो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ी एरिया वाइज जो एशिया कॉन्टिनेंट में कंट्री है, बल्कि दुनिया में जिसका रकबा सबसे ज्यादा है वो रशिया है। रशिया से नीचे आई है ये सबस कलर की मंगोलिया, मंगोलिया से नीचे आए चाइना। चाइना, अब हम दाएं हाथ से देखना शुरू करते हैं। ये देखें ये वाला जापान, ये फिलिपाइन, ये जजीरे से जो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर मलेशिया, ये वाला एरिया ये छोटा सा बिल्कुल ये श्रीलंका है। इंडिया से नीचे ये छोटा सा नहीं, श्रीलंका। ये वाला इंडिया, सबसा इंडिया के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ईरान, ईरान के इधर करके ये वाला तुर्की जो यूरोप के साथ लग रहा है। और नीचे ये वाला हिस्सा मिडल ईस्ट है, इसके अंदर सारी कंट्रीज आ जाती हैं, ये जहाँ से तेल निकलता है। सऊदी अरेबिया, ये वाला हिस्सा सऊदी अरेबिया, यमन, सीरिया, ओमान, बहरीन, इसराइल, फलिस्तीन। इसराइल फलिस्तीन भी इसी में आता है। ठीक है, एशिया के अंदर ही आता है इस एरिया में। ये डिफरेंट कंट्रीज हो गई। अब इसमें से हम डिफरेंट कंट्रीज को बारी बारी उठा के एक एक कंट्री को देख लेते हैं जो मशहूर कंट्रीज हैं। ठीक है, ताकि हमें याद हो जाए कि उन कंट्रीज में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन लेट डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड देयर पॉलिटिकल फीचर्स। चलें जी, ये मैप देखिए, इस मैप में ये ऊपर वाला सारा जो है वो रशिया है। ठीक है, ये दोबारा से मैप एशिया का मैप बना हुआ है, और जो इसमें ब्लू कलर का एरिया है वो रशिया है। तो रशिया के बारे में कुछ मालूमात देख लेते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर प्यूटन। व्लादिमीर प्यूटन, जो थोड़ी बहुत न्यूज सुनते होंगे इनमें से काफी सारे टर्म्स उन्होंने सुने होंगे, जिन्होंने नहीं सुने होंगे उनको फिर बाद में इन स्लाइडों से रट्टा मारना पड़ेगा। अब हम रशिया को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। वहां का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिकाइल मिशुस्टिन, मिकाइल मिशुस्टिन प्राइम मिनिस्टर। अच्छा याद रखिएगा पीपीएससी में अक्सर वो प्राइम मिनिस्टर का पूछ लेते हैं, और हमें ज्यादातर व्लादिमीर पुतिन का नाम याद होता है कि यार प्यूटिन प्यूटिन रशिया से मुतल्लिक है, और उन्होंने पूछा प्राइम मिनिस्टर का होता है, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है मिकाइल मिशुस्टिन। तो ये भी याद होना चाहिए। कैपिटल है जी मॉस्को, दारुल हुकूमत। करेंसी है जी रशियन रबल, उधर जो पैसा यूज होता है उसका नाम है रबल।
लोकेशन इसकी क्या है, आधा ये यूरोप में है और आधा ये एशिया में है, दोनों कॉन्टिनेंट्स पे है, ये दो कॉन्टिनेंट्स पे है। पहले इसको सोवियत यूनियन कहते थे, रशिया को, और सोवियत यूनियन में बहुत ज्यादा इलाका था। ये जो कंट्रीज में आपको बता रहा था, तान वाली कंट्री, काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे भी पहले रशिया के अंदर आते थे। और दुनिया में दो पावर्स होती थी बड़ी, एक अमेरिका और एक रशिया। इनके दरमियान में आपस में एक वार चल पड़ी जिसको कहते हैं कोल्ड वार। ये नीचे वाला पॉइंट, कोल्ड वार। कोल्ड वार बजाहिर ये था कि अमेरिका और रशिया आमने सामने नहीं आए, इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे पे सैंक्शन लगाना, दूसरे मुल्कों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, ये सारा कुछ चलता रहा। और आखिर में रशिया जो है वो कंगाल हो गया था, रशिया के पास वेपन्स वगैरह सारी चीजें खत्म हो गई थी। और फिर अमेरिका ने रशिया को 15 स्टेट्स में तोड़ दिया। रशिया को नहीं कहेंगे, सोवियत यूनियन को कहेंगे। पहले इसका नाम था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। तो अमेरिका और रशिया की आपस में लड़ाई चलती रही, कोल्ड वार। कोल्ड वार इसलिए कहते हैं कि इनमें डायरेक्ट जंगी नहीं हुई कि एक दूसरे पे गोलियां चलाई हो, मिसाइल मारे हो, लेकिन दूसरे मुल्कों में इनकी पॉलिसी चलती थी कि एक मुल्क को कोई सपोर्ट कर रहा है, दूसरे मुल्क को कोई सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो उसमें 1991 के अंदर, 1991 में बस हो गई थी सोवियत यूनियन की, और फिर उसको डिफरेंट हिस्सों में तोड़ दिया गया। इसका मतलब रशिया कब बना है? 1991 में बना है। था तो सोवियत यूनियन के नाम पे तो ये बहुत पहले से था, लेकिन जो इसको तोड़ दिया गया वो 1991 में तोड़ दिया गया, और बाकी मुल्क अलहदा बना दिए गए। उधर अलहदा गवर्नमेंट दे दी गई, और रशिया की अलहदी गवर्नमेंट बना दी गई 1991 में। और पाकिस्तान का भी इसमें साथ था, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था, वो जो अफगान जंग है आपको पता होगा। रशिया और ये मतलब आमने सामने अब आना शुरू हो गए थे। अफगानिस्तान पे हमला कर दिया था रशिया ने, और पाकिस्तान पे भी करना था उसके बाद, ग्वादर पोर्ट पे करने के लिए कब्जा। तो लेकिन जो है पाकिस्तान ने फिर अमेरिका का साथ दिया और अफगानिस्तान का साथ दिया, और वहां पे इनका असला वगैरह फिर खत्म हो गया था, और इनके पास पैसा वगैरह खत्म हो गया था। तो उसमें फिर 1979 में स्टार्ट हुई, नहीं 1979 में नहीं स्टार्ट हुई थी ये। 1979 वाला जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो जी ईरान की रेवोल्यूशन है। ईरान में जो रेवोल्यूशन आई थी ना, इस्लामिक रेवोल्यूशन, वो है। ये जो स्टार्ट हुई थी ये 1945 के बाद स्टार्ट हो गई थी ऑलमोस्ट। 1945 में रशिया और अमेरिका एक साथ थे वर्ल्ड वार में। जब वर्ल्ड वार खत्म हुई थी, वर्ल्ड वार टू, तो उस वर्ल्ड वार में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था, रशिया ने और अमेरिका ने। लेकिन क्या हुआ, वहां से आइडियोलॉजी का चेंज आ गया था दोनों की। अमेरिका की आइडियोलॉजी बन गई थी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म। रशिया की आइडियोलॉजी बन गई थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। जब भी तनाजुर में मतलब दो जगह कन्फ्लिक्ट आता है ना, नजरिए में, वहां पे फिर लड़ाई होती है। मियाँ बीवी में भी लड़ाइयाँ वहीं आती हैं जहाँ नजरिए में इख्तलाफ होता है। जो मैरिड लोग हैं उनको पता है। और नजरिया हमेशा बेगम का ही ठीक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर बेगम साबित कौन हुआ? अमेरिका। अमेरिका, इनके दो नजरिए थे। नजरिया ये था कि अमेरिका कहता था कैपिटलिज्म होना चाहिए दुनिया में। कैपिटलिज्म से क्या मुराद है? कैपिटल कहते हैं पैसे को, कि जो जितना पैसा कमाए वो उसका ही होना चाहिए। जैसा कि आज भी उधर बिल गेट्स देखें, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, और जेफ बेजोस है, और मार्क जुकरबर्ग है। वो जितने ये सारे हैं उनका अपना अपना पैसा है, इतनी इतनी उनके पास पैसा है कि अमेरिका स्टेट से भी ज्यादा पैसा है उन लोगों के पास। अमेरिका की स्टेट के पास उतना पैसा नहीं होगा जितना ये तीन चार अमीर जो उनके लोग हैं उनके पास है। एप्पल कंपनी के एसेट्स भी अमेरिका टोटल से ज्यादा है। ठीक है। ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है। इसके अपोजिट एक आइडियोलॉजी है जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जो रशिया ने अडॉप्ट कर ली थी 1945 में। ठीक है। वो आइडियोलॉजी क्या थी कि सारे ये नहीं होना चाहिए कि जिसका जितना पैसा है उसके पास उतना ही होना चाहिए। उन्होंने कहा ये होना चाहिए कि सबको इक्वल पैसे देने चाहिए, स्टेट के जिम्मेदारी हो सारे लोग। ठीक है। चाहे अमीर गरीब ये कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होनी चाहिए, सारे लोग बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर एक डॉक्टर है उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दो, लेकिन बेसिक फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बाकी सारा हो गया। यही वजह आपने
देखा होगा कि रशिया में मेडिकल का जो रशिया और चाइना में मेडिकल का जो है एमबीबीएस डॉक्टरों का मेरिट बहुत कम होता है। हमारे यहाँ से जो लोग 500-500 600 नंबर होते हैं एफएससी में, वो जाके वहां से एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि वहां डॉक्टर को बहुत कोई खलाई मखलूक समझे ही नहीं जाता। वो कहते हैं सारी बराबर है, मजदूर भी बराबर है, डॉक्टर भी, साइंटिस्ट, हाँ बस थोड़ा बहुत दे दो इनको एक्स्ट्रा, ठीक है, चलो रोटी सारे खाएंगे, चलो रोटी के साथ फ्रूट भी खा ले, लेकिन बाकी सारे बराबर हैं। तो ये आइडियोलॉजी का कंफ्लिक्ट आ गया था दोनों में, रशिया और अमेरिका में। तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जीत गई, अमेरिका जीत गया। रशिया था सबकी खिदमत करने वाला, के सबको ही पास होना चाहिए। तो आखिरकार इनकी गवर्नमेंट के पास ही पैसा खत्म हो गया लड़ते लड़ते डिफरेंट बातों पे, ठीक है। उसके बाद की कंट्री देख लेते हैं, ये चाइना। चाइना भी बेसिकली यही आइडियोलॉजी है रशिया वाली, इनकी भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। ये देखें, ये वाला एरिया चाइना है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा ये हमने जो पिछला पढ़ा वो रशिया था, रशिया से नीचे चाइना है। चाइना को देख लेते हैं, चाइना के अंदर क्या क्या मशहूर चीजें हैं। चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। चाइना के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जी जिनपिंग। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना कब बना? 1949 में, पाकिस्तान से 2 साल बाद बना था चाइना। और मजे की बात यह है कि जब से चाइना बना है तब से लेके अब तक चाइना के सिर्फ 5 लीडर चेंज हुए हैं, जस्ट 5। पाकिस्तान के मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर में मेरा कल दिखाया था कि 22 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, 13 प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं, और 10 जो है आर्मी चीफ चेंज हो चुके हैं। चाइना में एक ही बंदा होता है जो सारे मुल्क को लीड करता है। उसने एक आवाज दे दी, उसने कहा कल सारा मुल्क बंद, तो सारा मुल्क बंद हो जाएगा। कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा कि क्यों बंद, क्या बंद, इस तरह इस तरह। पिछले आपने देखा जब मतलब कोरोना भी आया, तो जी जिनपिंग ने मतलब कहा कि जी बंद कर दो, और पैसा है उनके पास, बंद करके उन्होंने घरों तक खुराक भी पहुंचाई, मेडिसिन भी पहुंचाई, सारी चीजें पहुंचाई। तो कहने का मकसद ये, वहां पे एक आवाज चलती है और अब तक सिर्फ 5 लीडर चेंज हुए हैं। और अब दोबारा से जो जंग है, जैसे पिछली जंग रशिया और अमेरिका की थी ना, अब जो जंग के अंदर नजर आ रहा है प्लेयर, वो नजर आ रहा है चाइना। चाइना असल में इतने सालों में 1949 से बनने के बाद इसने कोई लड़ाइयां नहीं की खास, ये चुपचाप रहा है। अमेरिका ने तो कभी इराक में जा रहा है, कभी ईरान में जा रहा है, कभी अफगानिस्तान में जा रहा है, कभी सीरिया में जा रहा है, कभी यमन में जा रहा है, ठीक है। उफो वाला किरदार अदा करता है, हर जगह टांग अड़ाता है। तो चाइना चुपचाप रहा, चाइना ने डेवलपमेंट की, रोड्स बनाई, सीपैक बनाया। सीपैक जैसे उसके जो है 70 से ऊपर मंसूबे हैं, सीपैक सिर्फ एक मंसूबा है जो पाकिस्तान के साथ है। उस तरह के 70-80 मंसूबे हैं, और 170 से ज्यादा मुल्क उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त। तो अब वाली जो वार है वो लगता है कि शायद कम्युनिस्ट जीत जाए, शायद, शायद, क्योंकि अमेरिका की जड़ें बहुत मजबूत हैं, वर्ल्ड बैंक उसके पास है, आईएमएफ उसके पास है, दुनिया के जो अदारे, यूनाइटेड नेशंस उसके पास है, WHO टाइप, ये मतलब जितने अदारे हैं उस पर उसका तसल्लुत है। पॉलिसियां ऐसी बन गई हैं कि जितना मर्जी भी गुर्बत आ जाए, जो मर्जी भी हो जाए, अमेरिका नहीं डूबेगा। सारी कंट्रीज डूब जाएंगी, अमेरिका नहीं डूबेगा। तो उन्होंने मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है। लेकिन चाइना ने खैर इस वक्त मतलब जो लीडिंग इकॉनमी जा रही है वो चाइना जा रही है। और चाइना की करेंसी जो है वो है जी युआन, युआन करेंसी है इनकी। और इनकी आबादी कितनी है जी? 1.4 बिलियन। टोटल आबादी अगर 8 बिलियन है, ठीक है, दुनिया की, तो 1.4 बिलियन लोग तो सिर्फ चाइना में रहते हैं। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से चाइना है। दूसरे नंबर पे कौन सा मुल्क है आबादी के लिहाज से? इंडिया। ये देखिए जी, ये वाला मुल्क आ गया जी इंडिया। हम इंडिया को ही डिस्कस करने लगे हैं। ये आ गया जी इंडिया, और इंडिया के साथ ये वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहीं डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान अफेयर में 2 लेक्चर्स हुए थे इस पे, जिसमें एक में हमने पॉलिटिकल तौर पे डिस्कस किया था, दूसरा जियोग्राफिकल तौर पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो इधर हम सिर्फ इंडिया को डिस्कस करते हैं। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है रामनाथ कोविंद, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का तो सबको पता है, नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट का वो पूछ लेते हैं, रामनाथ कोविंद, ठीक है। लोग आमतौर पे नरेंद्र मोदी पे ही लगाते हैं। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में थोड़ा सा फर्क है, और पेपर में वो प्राइम मिनिस्टर का पूछ रहा है या प्रेसिडेंट का पूछ रहा है।
इनका कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है। करेंसी इनकी पॉपुलेशन इनकी 1.38 बिलियन है। मतलब कि लगता है कि इंडिया वाले चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे पॉपुलेशन में आने वाले कुछ सालों में। 1.38 बिलियन, टोटल 8 बिलियन आबादी है। उनमें से 1.4 बिलियन किसकी है? चाइना की। और 1.38 बिलियन किसकी है जी? इंडिया की। और करेंसी आपको पता है वहां पे रुपया यूज होता है, जैसे पाकिस्तान में रुपया यूज होता है, उनकी करेंसी भी रुपीज है। इंडिया के बाद ये एशिया के नक्शे में देख लेते हैं ईरान को। ये वाला मुल्क, ये देखें, ये वाला पाकिस्तान है ना, ये वाला पाकिस्तान के इस तरफ ईरान है। तो अगली स्लाइड में ईरान को देख लेते हैं, ईरान के दो चार पॉइंट देख लेते हैं। ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी। ईरान का सुप्रीम लीडर कौन है जी? आयतुल्ला खमीनी। खमीनी कह लें या खामेनाई कह लें, आयतुल्ला खामेनाई। ईरान की एक और बात याद रखने की है, 1979 में यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आई थी जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशन कहते हैं। और वहां पे फिर लीडर आ गए थे, जो है अली खमीनी, आई थिंक उनका नाम था। उसके बाद आयतुल्ला खमीनी आ गए हैं। तो इधर इस्लामिक रेवोल्यूशन है। इससे पहले ईरान जो है वो अमेरिका के अंडर चलता था, जैसे पाकिस्तान आज तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन 1979 में ईरान ने अमेरिका के अंदर मजीद चलने से इनकार कर दिया था। और इनके एक जो था रजा शाह पहलवी, आई थिंक नाम था किंग का, बादशाह का, रजा शाह पहलवी। वो अमेरिका का था, एजेंट लगा लें, पिट्ठू लगा लें, जो भी कह लें, अमेरिका के मुताबिक चलता था। लेकिन यहाँ पे फिर रेवोल्यूशन आ गई जिसको कहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन। ये इस्लामिक निज़ाम चलेगा सिर्फ। अमेरिका ने खैर ईरान पे काफ़ी सैंक्शंस लगाई। सैंक्शन मतलब टैक्सेस वगैरह लगाए, इनका ऑयल वगैरह खरीदने से मना कर दिया दुनिया को, ये वो। लेकिन आज तक जो है ईरान वो चल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। अब तो बल्कि चाइना ने भी ईरान के साथ अपना रोड्स बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में तकरीबन 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी चाइना ने सी पैक के थ्रू। 60 बिलियन डॉलर की, 60 बिलियन डॉलर की, और हम छलांगे मारते हैं। तो ईरान के साथ 400 बिलियन डॉलर की वो कर रहा है इन्वेस्टमेंट, 400 बिलियन डॉलर की, ठीक है। पाकिस्तान के साथ 60 बिलियन डॉलर की थी इन्वेस्टमेंट, रोड बनाने की, कुछ मोटरवेज बनाने की, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी उसमें शामिल थी, कुछ एनर्जी के प्रोजेक्ट थे। तो जहाँ पे चाइना 400 बिलियन डॉलर लगाएगा वहां पे वो क्या कुछ बना देगा। तो इस हिसाब से ईरान अभी तक मतलब नहीं झुका अमेरिका के आगे। और आने वाले वक्तों में अच्छा एक डेवलपमेंट नजर आती है ईरान की, चाइना की और पाकिस्तान और तुर्की की। ईरान, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, इनका एक नजर आता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड बन सकता है। और उधर से फिर अमेरिका, तो अमेरिका है ही, उसके साथ यूरोप भी होता है, इंडिया भी अमेरिका के साथ है, तो जापान भी अमेरिका के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के साथ है। उन कंट्रीज का एक अलग अलायंस है। और उधर का जो कैपिटल है उसका नाम है जी तेहरान, जो ईरान का कैपिटल है। और करेंसी वहाँ पे यूज होती है रियाल। और कंट्री पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने कबूल किया था। पाकिस्तान जब बना था तो सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को कबूल किया था। और सबसे पहले पाकिस्तान का इनकार अफगानिस्तान ने किया था ड्यूरन लाइन की वजह से। वो नहीं मानते थे ड्यूरन लाइन, तो उन्होंने इनकार कर दिया था पाकिस्तान को मानने से। और जिस कंट्री ने सबसे पहले पाकिस्तान को माना था 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो वो ईरान था। इनके साथ, ईरान के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं। हालांकि शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट भी है, ईरान शिया है ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के साथ हमारी कोई बहुत ज़्यादा चपकलिश नहीं है। हालांकि सऊदी अरेबिया सुन्नी गवर्नमेंट है, तो वो सऊदीया और ईरान की आपस में काफ़ी लड़ाई रहती है, ठीक है। और पाकिस्तान को भी बारहा दफ़ा कहा गया कि एक तरफ का साथ दो, या सऊदी अरब की तरफ हो जाओ या ईरान, लेकिन पाकिस्तान दरमियाना मॉडरेट रह के चलता है। हाँ, ज़्यादा टिल्ट सऊदी अरेबिया की तरफ है, कर्जे ज़्यादा मिल जाते हैं उस तरफ से। इसके अलावा खाना काबा, और जो है खाना काबा की वजह से भी हरमैन शरीफ उधर है, तो हमारी ज़्यादा उस तरफ
टिल्ट बन जाता है, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल रहने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद आ जाए जी इराक। ये देखिएगा, ये ईरान के साथ एरिया आ गया इराक, ये ईरान के साथ वाला एरिया इराक, ठीक है। इसके देख लेते हैं जरा जल्दी जल्दी, अब स्लाइडें हम मूव करते हैं। दो दो तीन तीन पॉइंट हमने देखते हैं। इराक का जो कैपिटल है उसका नाम है बगदाद, प्रेसिडेंट का नाम है बरहाम साले, प्राइम मिनिस्टर का नाम है मुस्तफ़ा अल खदीमी, और करेंसी है दिनार। ये देखिए, अभी मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये याद नहीं होगा अभी आपको, ये जब मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा ये वाली, तब आप इन स्लाइड्स को याद करेंगे कि किस किस मुल्क का कौन सा कैपिटल है, कौन सा प्रेसिडेंट है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर है और उसकी करेंसी क्या है, ठीक है। तो इराक का हमने देखा कैपिटल है बगदाद, प्रेसिडेंट है बरहाम साले, प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा अल खदीमी, और करेंसी वहां पे यूज होती है दिनार, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए बांग्लादेश, पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था, 1971 में ये अलहदा मुल्क बन गया था। इधर की प्रेसिडेंट और इधर की प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना वाजिद, और जो हसीना वाजिद हैं उनके बारे में ये चीज याद रखने की है कि वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान वही जिन्होंने 6 पॉइंट एजेंडा दिया था, और भुट्टो और उनका मतलब आपस में मसले मसाइल बने थे, फिर भुट्टो ने नारा लगा दिया इधर हम उधर तुम। वो खैर पाकिस्तान अफेयर में अभी हमने डिस्कस किया था बड़ी डिटेल से कि कौन जिम्मेदार है या कौन नहीं, ये तो मतलब एक सवालिया निशानी है। लेकिन 4 लोग बनते हैं उसमें, एक बनता है भुट्टो, दूसरा बनता है शेख मुजीबुर रहमान, तीसरा बनता है अयूब खान, और चौथा बनता है याह्या खान, ठीक है। ये 4 लोग हैं। कोई किसी को जिम्मेदार कह देता है 1971 की जंग का और अलहदा होने का, कोई किसी को कह देता है, तो वो हर बंदा अपने मुताबिक कर सकता है। खैर, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ बताने का मकसद ये है कि उनकी बेटी है इस वक्त वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजद, और वहाँ पे जो करेंसी यूज होती है टका, और वो हम कहते नहीं थे यार तू 2 टके का आदमी है, टके से मुराद ये होता था कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है ना। वहां उन्होंने अपनी करेंसी का नाम रखा था टका, और इस वक्त टके की वैल्यू रुपए से ज्यादा है, ठीक है। बांग्लादेश जो तरक्की में पाकिस्तान से आगे है, और उधर का जो टका है वो पाकिस्तान के, अब हमें कहना चाहिए तू तो 2 रुपए का आदमी नहीं, टके का नहीं कहना चाहिए, ठीक है। और कैपिटल जो है वो है जी ढाका, बांग्लादेश का। बस एक आधी कंट्री और रह गई है मेरा ख्याल, तुर्की। तुर्की का आपको पता है प्रेसिडेंट कौन है, तैयब उर्दुगान, ठीक है। इस्लामिक लीडर एक बहुत बड़ा उभर रहा है, ठीक है, बन के। इस्लामिक लीडर बनना तो वैसे पाकिस्तान से चाहिए था, क्योंकि हम वर्ल्ड पावर भी हैं, हमारे पास वर्ल्ड पावर कह रहा हूँ, न्यूक्लियर पावर, वर्ल्ड पावर भी कह सकते हैं। अटोमिक बम है जिसको हमने इस्लामिक अटोमिक बम के तौर पे बनाया था। भुट्टो ने नारा लगाया था इस्लामिक अटोमिक बम हमने बनाना है, तो वो बन तो गया, लेकिन अब वो बस इंडिया को दिखाने के लिए ही है। तो वर्ल्ड लीडर में अगर कोई नजर आ रहा है मुसलमानों में, मुसलमानों की टोटल 57 कंट्रीज है, 57 टोटल, 193 कंट्रीज हैं दुनिया में। कोई 206, 205, 195 कहता रहता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 193 है। फीफा वर्ल्ड कप में जो हिस्सा लेती हैं वो 206 हैं। फलां जगह जो जाती हैं वो इतनी है, लेकिन 193 का ज्यादा फिगर माना जाता है। कुछ 195 का भी कह देते हैं, वो 2 कंट्रियों का रोल है। कुछ उन 2 कंट्रियों को मानते हैं, कुछ उन 2 कंट्रियों को नहीं मानते। जैसे ताइवान है, चाइना उसको कंट्री नहीं मानता ताइवान को, और चाइना वीटो पावर भी है, वो वीटो कर देता है यूनाइटेड नेशन में कि ताइवान कंट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ताइवान को कंट्री मान ले तो 194 हो जाएंगी। इसी तरह एक आधे एरिया का और भी मसला है, तो वो कंट्री की तादाद चेंज होती रहती है। इसमें से 57 कंट्रीज मुस्लिम है, 57 कंट्रीज, 57 कंट्रीज, ठीक है। ऑलमोस्ट 25% बन जाता है ये। लेकिन मुसलमानों की कंट्रीज का हाल आपके सामने है, कोई भी वर्ल्ड पावर्स में शामिल नहीं है, ग्रोइंग इकोनॉमी में शामिल नहीं है। तुर्की शामिल हो गया, खैर जब से तैयब उर्दगान आया है, इन पे काफी सारी सैंक्शंस भी हैं, सारा कुछ भी है, लेकिन ये फिर भी ये 9वें नंबर पे हैं। पहली 10 इकोनॉमीज में आते हैं तुर्की वाले। तैयब उर्दगान, एक वक्त वो था, इनकी करेंसी है लीरा, इनके ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी थी काफी सारी, और इनकी करेंसी बहुत डाउन चली गई थी। लीरा इनकी करेंसी का नाम है। बल्कि पाकिस्तानियों को भी कहा गया था कि लीरा खरीदो, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो।
तो तैयब अर्दगान कायम रहा अपने फैसलों पे, अपनी चीज़ों पे, और इस वक़्त जो है टॉप 10 इकोनॉमीज़ में तुर्की का शुमार होता है। आई थिंक 9वें नंबर पे है। उसके बाद देख लेते हैं हम सऊदी अरेबिया, एशिया में से। सऊदी अरेबिया के किंग का नाम है सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़, जो उनका किंग है, और उनका जो प्रिंस है उसका नाम है मोहम्मद बिन सुलेमान। ज़्यादा फैसले इस वक़्त कहते हैं कि मोहम्मद बिन सुलेमान ही करता है। वो एक जमाल खशोगी का कत्ल भी हुआ है, उसमें भी इसी को नॉमिनेट किया गया, मोहम्मद बिन सुलेमान को, ठीक है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर है इस वक़्त दुनिया में, मोहम्मद बिन सुलेमान। स्ट्रॉन्ग लीडर वही होते हैं आजकल जो फौरी फैसला कर लेते हैं, नहीं डरते किसी चीज़ से, किसी को मरवाना है मरवा देते हैं, किसी पे बम चलाना है चला देते हैं, वो सोचते नहीं है ज़्यादा, अगर-मगर में नहीं पड़ते, इकोनॉमीज़ को नहीं देखते, वो स्ट्रॉन्ग लीडर्स में आ जाते हैं। तो मोहम्मद बिन सुलेमान थोड़ा-सा इन्फ्लुएंशियल लीडर है इस वक़्त दुनिया में, ठीक है? और कैपिटल जो है इनका रियाज़ है, और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है? रियाल चलती है। तो ये डिफरेंट हमने मतलब देखी, इसके बाद भी है कोई? सीरिया, यमन और फिर थैंक यू, ठीक है? सीरिया को देख लेते हैं। सीरिया कहते हैं शाम को, सीरिया मिडल ईस्ट में है, ठीक है? एशिया का एरिया जो मिडल ईस्ट वाला है, यहाँ पे ऑयल ज़्यादा है, ये सीरिया वहाँ पे है। वहाँ का जो प्रेज़िडेंट है उसका नाम है बशारुल असद। कैपिटल है दमस्कस और करेंसी है सीरियन पाउंड। ये डिफरेंट पॉइंट है, ये नाम आपने सुने होंगे कहीं न कहीं, बशारुल असद, आयतुल्लाह ख़मीनी, तैयब उर्दगान, लेकिन पहले आपको शायद पता ना हो, कुछ को पता होगा कि कौन-सा किस मुल्क से रिलेटेड है, ठीक है? तो इन स्लाइडों से ज़रा इनको पक्का कर लीजिएगा कि तैयब उर्दगान तुर्की का है, मोहम्मद बिन सुलेमान प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, बशारुल असद जो है वो प्रेज़िडेंट है सीरिया का, शाम का। शाम का जो कैपिटल है उसका नाम है दमस्कस, और वहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल होती है सीरियन पाउंड, शामी पाउंड, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी मसला-मसाइल है इस वक़्त। बशारुल असद की गवर्नमेंट को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। खाना जंगी है, सिविल वार जिसको कहते हैं, 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। एक शिया ग्रुप, एक सुन्नी ग्रुप, ठीक है? आम तौर पे जितनी मुसलमानों में आपस में लड़ाई है, शिया-सुन्नी के नाम पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी जो है वो शिया-सुन्नी की लड़ाई है। बशारुल असद वैसे प्रेज़िडेंट है, मतलब उसको अगर मतलब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी माना जाए तो बशारुल असद को माना जाता है। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो कहते हैं कि हमारा अपना प्रेसिडेंट है, अपनी गवर्नमेंट है। उसके बाद यही हाल यमन में भी है। यमन में भी शिया सुन्नी की आपस में लड़ाई है, ठीक है? तो 2 प्रेसिडेंट हैं, एक है जी मंसूर हादी, डिस्प्यूटेड हैं दोनों, ये अपने आप को प्रेसिडेंट कहता है, और मेहदी अल-मशहद, ये अपने आप को प्रेसिडेंट कहता है। ऊपर वाला जो है मंसूर हादी, उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरब, सुन्नी मंसूर हादी को। और जो नीचे वाला है मेहदी अल-मशहद, उसको ईरान सपोर्ट करता है, ठीक है? इसको ईरान सपोर्ट करता है और कहता है कि ये प्रेज़िडेंट है। मंसूर हादी को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है और कहता है कि इस मुल्क का ये है। अब चूँकि 2 गवर्नमेंट्स, हौसी रेबल्स का कभी आपने नाम सुना होगा, हौसी रेबल्स, हौदी रेबल्स, वो यहाँ पे यमन में ही हैं। क्योंकि 2 गवर्नमेंट्स हैं, आपस में लड़ाई होती रहती है, खाना जंगी की सूरत-ए-हाल है। मुस्लिम ममालिक में खाना जंगी की सूरत-ए-हाल ही है। वो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं मगरबी ममालिक। हम जो है वो बस यहूदी साजिश और शिया सुन्नी और फलां-फलां फ़िरकों में बँट के जो है आपस में लड़ी जा रहे हैं। ना वो मसले हल होने हैं, ना ये हम लोगों ने तरक्की करनी है। कैपिटल जो है वो है यमन का सना, और करेंसी जो है यहाँ पे भी रियाल करेंसी यूज़ होती है। ये एशिया के बारे में था आज जो हमारा लेक्चर था। एशिया के हमने जो है वो देखा कि एशिया पहले तो है किस जगह पे, एशिया के बॉर्डर कौन-कौन से हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, 7 कॉन्टिनेंट है उसमें, जो एशिया का कॉन्टिनेंट है वो दुनिया में किस जगह पे है, उसको चारों तरफ से कौन-सी चीज़ें बॉर्डर करती हैं। फिर हमने उसका डिफरेंट मुल्क देख लिए कि डिफरेंट जो इसके अंदर कंट्रीज़ हैं, वो कैसे-कैसे प्लेस हैं। उनकी पॉलिटिक्स किस तरह की है, उनके प्रेज़िडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनके कैपिटल्स कौन से हैं, उनमें करेंसी कौन-सी चल रही है। तो ये था जी आज का लेक्चर टोटल। कल इंशाल्लाह हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह हम यूरोप को देख लेंगे। यूरोप का थोड़ा-सा मुश्किल है,
एशिया का अभी ये सोच लें आप, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये आसान है एशिया का, तो यूरोप क्या चीज़ होगी? वो थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा सा है, तो वो थोड़ा-सा कल जो है ना बादाम खा के लेके चले ना आप लोग। तो ठीक हो गया जी, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।